हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टशन ए बायोलॉजी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अर्थात परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना को समझने से पहले मैं आपको एक फ्लावर के बारे में जनरल जानकारी दे देती हूँ। उसके बाद हम हमारे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पर आगे बढ़ेंगे। आवृत बीजियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन का स्थान होते हैं, अर्थात जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक फ्लावर में 4 होल्स या 4 चक्र उपस्थित होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। पुमंग और जायांग ये पुष्प के जननांग होते हैं। पुमंग पुष्प का नर जननांग है और जायांग पुष्प का मादा जननांग है। आइए अब हम एक डायग्राम के माध्यम से पुष्प के इन चारों चक्रों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फ्लावर का जनरल डायग्राम है। फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं हम बाह्यदल या कैलिक्स। और ये जो कैलिक्स है ये अधिकांशतः पादपों में हरे रंग का पाया जाता है। और ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं हम दलपुंज या कोरोला। कोरोला मोस्टली फ्लावर में कलरफुल होता है। कलरफुल होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करता है। और ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं हम जायांग। ये जायांग का ऊपरी चौड़ा भाग है, इसे कहते हैं हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से ये जो नलिका रूपी संरचना निकल रही है इसे कहते हैं हम स्टाइल या वर्तिका। और जायांग का निचला उभरा फूला हुआ भाग कहलाता है ओवरी या अंडाशय। तो इस प्रकार स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। और ये वाली जो संरचना हमें दिखाई दे रही है इन संरचनाओं को कॉमन रूप से हम कहते हैं पुमंग या एंड्रोशियम। यदि हम पुमंग की एक इकाई इसकी या ये किसी भी एक इकाई की बात करें तो पुमंग की एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर या स्टामेन। स्टामेन जो है ये पुष्प का नर प्रजननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टामेन पुष्प का नर प्रजननांग होता है। हम स्टामेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये किस स्टामेन की स्ट्रक्चर है? स्टामेन की स्ट्रक्चर में ये जो ऊपरी संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं परागकोश या एंथर। एंथर की इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। एंथर की 2 पालियां उपस्थित हैं, 1 और 2। और ये दोनों पालियां आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों पालियां आप देख सकते हैं आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए इस एंथर को बाइलोब्ड एंथर या डाइथिकस एंथर कहते हैं। स्टामेन में एंथर के नीचे एक धागेनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे हम पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट एक लंबी और धागेनुमा संरचना है और ये परागकोश से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एंथर की एक लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और एंथर की 2 लोब्स में 4 चैम्बर। अभी हमने देखा था एंथर बाइलोब्ड था, तो बाइलोब्ड एंथर में कितने चैम्बर प्रेजेंट होंगे? 4 चैम्बर। और इन चैम्बर्स को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस प्रकार एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कुछ पादप जैसे कि मालवेशी कुल के पादप, कपास, भिंडी, इनमें एंथर में केवल एक ही लोब प्रेजेंट होती है। तो एक ही लोब प्रेजेंट होगी तो एंथर में 2 चैम्बर प्रेजेंट होंगे। 2 चैम्बर प्रेजेंट अर्थात एंथर में 2 ही लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होंगी। आइए अब हम बात करते हैं एंथर की स्ट्रक्चर की। एंथर की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एंथर की स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें उपस्थित होती हैं। एक तो एंथर वॉल, परागकोश भित्ति, एक बीजाणुजनन कोशिकाएं या स्पोरोजीनस सेल्स। एंथर में 4 वॉल प्रेजेंट होती हैं, 4 वॉल प्रेजेंट होती हैं। बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य स्तर और टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। टैपिटम जो होती है वो अपने बिहेव के आधार पर 2 टाइप की होती है, अमीबाब और श्रावी, यानी अमीबॉइड एंड सीक्रेटरी। दूसरा जो एंथर का मेन पार्ट है वो है बीजाणुजनन कोशिकाएं, स्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोजीनस सेल्स। यही सेल्स आगे जाकर पोलन या परागकण का निर्माण करती हैं।
अब हम एंथर की स्ट्रक्चर को इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक एंथर का जनरल डायग्राम है। तो एंथर जो है, एंथर बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड एंथर है, तो एंथर की एक लोब ये हो गई और एक लोब ये हो गई, और एंथर की ये दोनों लोब आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई हैं। और एंथर की प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट हैं, 1, 2, इसमें भी 1 और 2, ये चारों मिलके कितने चैम्बर हो गए, 1, 2, 3, 4 चैम्बर, यानी एक एंथर में 4 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित हैं। अब हम एंथर वॉल की बात करें तो एंथर की ये सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर की ओर स्थित होती है एंडोथीशियम। सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की ओर होती है एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है ये 2 से 3 परतों वाली हो सकती है, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो है टेपिटम। और टेपिटम क्या है, ये रेडियल अरेंजमेंट होता है टेपिटम का। टेपिटम स्पोरोजीनस जो टिश्यू, बीजाणु जनन जो कोशिकाएं होती हैं उनको चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, इसीलिए इसका रेडियल अरेंजमेंट पाया जाता है। एंड ये बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही आगे जाकर परागकण या पॉलन का फॉर्मेशन करता है। आइए अब हम एक एक करके इन चारों लेयर्स के कार्य समझते हैं। सबसे बाहरी लेयर थी एपिडर्मिस, तो ये पराग कोशियां एंथर की सबसे बाहरी परत होती है। इसका मुख्य कार्य होता है एंथर की सुरक्षा करना, एंथर को प्रोटेक्शन देना। एपिडर्मिस के बाद आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम एपिडर्मिस के नीचे की ओर उपस्थित होती है, ये एक स्तरीय होती है, और एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं उनमें अल्फा सेल्यूलोज जम जाता है, जिसके कारण सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां उपस्थित होती हैं। अर्थात जो एंडोथीशियम लेयर होती है उसमें अल्फा सेल्यूलोज के फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं। एंडोथीशियम जो है वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की है, ये वातावरण से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। और एंडोथीशियम का जो वर्क है वो पराग कोश के स्फुटन में सहायक, अर्थात जो एंडोथीशियम है ये पराग कोश के स्फुटन में सहायक होती हैं और पराग कणों को मुक्त करती हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं। एंथर की थर्ड वॉल है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है, ये एंडोथीशियम के नीचे 3 से 4 पतली भित्ति वाली परतों के रूप में प्रेजेंट होती है। परिपक्व पराग कोश में ये परत नष्ट हो जाती है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने पर मिडिल लेयर डिजनरेट हो जाती है। मिडिल लेयर का कार्य होता है ये स्पोरोजीनस सेल, बीजाणु जनन जो कोशिका होती है उसको पोषण देती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है मिडिल लेयर। अब बात करें टेपिटम की। टेपिटम जो है वो एंथर की इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की परत होती है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू को घेरे रहती है। इसका कोशिका द्रव्य घना या डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। टेपिटम का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो बड़ा होता है, सुस्पष्ट होता है, आसानी से देखा जा सकता है। टेपिटम बहुकेंद्रकीय या मल्टी न्यूक्लिएट होती है। और टेपिटम का मेन वर्क होता है, मुख्य कार्य होता है, ये स्पोरोजीनस सेल्स को पोषण प्रदान करती है। टेपिटम भी स्पोरोजीनस जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेपिटम के बिहेवियर के बेस पर टेपिटम 2 टाइप की होती है, एक होती है अमीबॉइड और दूसरी होती है सीक्रेटरी। तो हम पहले अमीबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें टेपिटम की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल टूट जाती है। सेल वॉल टूट जाती है तो इनका जो प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य है वो स्पोरोजीनस सेल्स या पराग मात्र कोशिका पॉलन मदर सेल्स के बीच में चला जाता है, और सभी जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेती हैं। पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करके ये अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मात्र कोशिका स्पोरोजीनस सेल्स के बीच में जाकर उनको न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। एंड ये अमीबा टाइप की जो टेपिटम होती है वो टाइफा में पाई जाती है। टेपिटम का सेकंड टाइप है सीक्रेटरी टेपिटम। इसमें टेपिटम की जो सेल्स हैं वो अपनी भित्ति अवस्था में बनी रहती हैं, अर्थात जो टेपिटम की सेल है उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये क्या करती हैं, ये पोषण या न्यूट्रिएंट्स को स्रावित करके सीक्रेट करती हैं और सीक्रेट करके बीजाणु जनन कोशिका स्पोरोजीनस सेल्स तक
पहुंचाती हैं, इसीलिए इनको सीक्रेटरी टेपिटम कहते हैं। मोस्टली जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, उनमें सीक्रेटरी टेपिटम ही प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम टेपिटम के कार्य की। टेपिटम क्या क्या कार्य करती है? तो टेपिटम न्यूट्रिएंट्स को बीजाणुजनन कोशिका या स्पोरोजीनस सेल तक ट्रांसफर करने का कार्य करती है। ये कैलोज एंजाइम का स्राव करती है। अब कैलोज एंजाइम हमारे किस काम आता है? जब परागकण बनते हैं तो एक साथ 4 परागकण बनते हैं और ये सभी परागकण आपस में कैलोज भित्ति के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो उन परागकणों को मुक्त करने के लिए टेपिटम के थ्रू कैलेज एंजाइम का स्राव किया जाता है, जिससे वो उस कैलोज भित्ति को तोड़ देते हैं और परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। थर्ड इसका वर्क है, ये प्रोयूविस बॉडी का स्राव करती है। प्रोयूविस जो बॉडी है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के थ्रू परागकण या पोलन की बाह्यचोल, पोलन की एग्जाइन का फॉर्मेशन होता है और स्पोरोपोलेनिन के कारण ही जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनकी जो एग्जाइन होती है उसमें प्रतिरोधक क्षमता प्रेजेंट होती है और वो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसका फोर्थ वर्क है कि ये पोलन किट का फॉर्मेशन करती है। पोलन किट क्या कार्य करती है? पोलन किट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ये कीटों को आकर्षित करती है पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए सॉरी। और क्या करती है पोलन किट? पोलन किट ये पोलन को यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्शन देती है। ये हानिकारक विकिरणों से पोलन की रक्षा करती है। अब ये तो बात हो गई पूरे एंथर वॉल की। अब हम बात करते हैं स्पोरोजीनस सेल्स की या स्पोरोजीनस टिश्यू की। तो एंथर का जो सेकंड पार्ट था इम्पोर्टेंट, वो है स्पोरोजीनस जो सेल्स। स्पोरोजीनस सेल्स क्या करती हैं? ये आगे जाकर पराग मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल का कार्य करती हैं। पोलन मदर सेल का कार्य करती हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन होते हैं। मियोसिस डिवीजन के थ्रू इसमें पोलन टेट्राड यानी परागकण चतुष्क बनते हैं। इनकी 4 परागकण बनते हैं और चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो कि कैलेज एंजाइम के थ्रू विघटित हो जाते हैं और परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार परागकण या पोलन का फॉर्मेशन होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं।